कर्नाटका गुलबर्गा शहर में रिंग रोड पर मौजूद मनूर हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर फारूक मनूर ने गुलियन बारे सिंड्रोम नामी बीमारी से जूझ रहे 14 साला समर्थ जो गब्बूर गांव का रहने वाला है उसका कामयाब इलाज होने पर मनूर हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गुलियन बारे सिंड्रोम नामी बीमारी के ताल्लुक से तफसील बताई। डॉक्टर फारूक मनूर ने कहा कि ये बीमारी 1 लाख बच्चों में से किसी एक को होती है, जिससे 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे इस बीमारी का शिकार होते हैं। इस बीमारी में दोनों हाथ और पैर काम करना बंद कर देते हैं और पैरालाइज हो जाते हैं। कभी कभी पेशेंट वेंटिलेटर पर चला जाता है और मौत भी वाक़ई हो सकती है। समर्थ नामी लड़के का कामयाब इलाज होने पर डॉक्टर फारूक मनूर ने साथी डॉक्टर्स और आईसीयू अमले का शुक्रिया अदा किया। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्ते सबको। आपको डिजीज़ की कंडीशन के बारे में तो सबको बता ही दिए होंगे। आपको बेसिक आइडिया आ ही गया होगा कि ये क्या है। एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब क्या है? बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है, जो वाइट ब्लड सेल और जो एंटीबॉडीज़ जो फॉर्म होते हैं इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, वो खुद ही के न्यूरॉन्स को मतलब नर्व्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं? ये जब इन्फेक्शन होता है पेशेंट को, वो बैक्टीरिया हो या वायरस से, जो है नर्व्स के अराउंड पर जो कुछ सेक्रीट करते हैं, उसको ये समझते हैं कि ये फॉरेन बॉडी है, इसको डिस्ट्रॉय करो। लेकिन क्या होता है, बॉडी के ही खुद के नर्व्स डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान की ताकत ख़त्म हो जाती है। स्पेशली ये नीचे से शुरू होते आता है और ऊपर की तरफ जाता है। जो हमारे पास पेशेंट था समर्थ, 14 साल का जो लड़का था, जब हमारे पास प्रेजेंट किया बच्चा, पैरों में कोई ताकत नहीं थी, हाथों में बहुत कम ताकत थी, बात तक करने नहीं आ रहा था, निगलने नहीं आ रहा था, गर्दन उठाने के लिए भी तकलीफ होना बढ़ रही थी, सांस के तकलीफ के साथ साथ। तो हम जब उनको वेंटिलेटर पर लिए थे, ऐसे बीमारी में क्या होता है, टाइम और थोड़ा डिले हो जाए तो फिर सांस लेने नहीं आकर पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो अच्छा हुआ कि इस टाइम विंडो में आए हमारे पास, हम वेंटिलेटर पर डाले। लेकिन हमको मालूम था कि ये ट्रीटमेंट 1-2 दिन का नहीं, ये लंबा है। समझ लीजिए 6 महीने तक भी पेशेंट को या उससे ज़्यादा भी लग सकता है इसकी ताकत वापस आने की। डिस्पाइट ऑल द ट्रीटमेंट, despite all possible treatments, the course of the duration of the disease is very long। तो हमारा फर्स्ट गोल क्या था? पेशेंट को वेंटिलेटर से बाहर लाएं। एक बार पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर आ जाए तो हम उसको फिर वार्ड से फिर घर को या रिहैब सेंटर फिजियोथेरेपी के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। उससे क्या है, पेशेंट का रिस्क बहुत कम हो जाता है। फर्स्ट वीक हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था, जब पेशेंट के पास कुछ भी पावर नहीं था, उंगली हिलाने की ताकत, डिस्पाइट द मेडिकेशन। 5 डेज 1 वीक के बाद ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आना शुरू हुआ। तो अब हमें लगा जब 1 वीक तक हम मुंह में पाइप रखकर वेंटिलेटर पर रखते हैं, उससे ज़्यादा रखने से क्या होता है, यहाँ पर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। जो विंड पाइप है वहाँ पर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये ट्रेकियोस्टोमी प्रोसीजर करते हैं। ट्रेकियोस्टोमी हम ज़्यादा टाइम तक वेंटिलेटर पर पेशेंट रख सकते हैं। उस टाइम हमें आइडिया नहीं था कि और कितना टाइम जाएगा, तो हमने ट्रेकियोस्टोमी की न्यूरोसर्जन ने यहाँ पर सर्जरी करके छोटा सा ट्यूब, वही ट्यूब छोटा सा यहाँ पर रहता है, उससे फिर वेंटिलेटर पर रखें। आहिस्ता आहिस्ता करते करते जैसा जैसा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम कम हो गया, वेंटिलेटर पावर हमने कम किया, तो पेशेंट सांस लेने की जैसे उसका कुव्वत बढ़ती गई, हम उसको वेंटिलेटर से बाहर ले गए। अभी हमने उसको मेटालिक ट्यूब डालकर बंद कर दिया। पेशेंट बात कर सक रहा है, हाथ हिला सक रहा है, पैरों की अभी ताकत अभी कम है, हाथों में भी अभी और एक 30-40% इंप्रूवमेंट आना बाकी है। इसको और टाइम लगेगा। लेकिन गुड थिंग इज पेशेंट इज आउट ऑफ द आईसीयू, पेशेंट इज आउट ऑफ द वेंटिलेटर, पेशेंट कैन टॉक, patient and patient attenders know what the disease is, how much duration it will take, so the mental burden what they have, that they have some relief to some extent. We can discharge in a day or two, patient is ready to be discharged from the hospital.
उसके बाद फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन जो भी है उनको बताया जाएगा, उनको और रेगुलर फॉलोअप हमारे पास करना है। Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Satish. I did MBBS, MD and DRMD in critical care medicine. आपको ये क्रिटिकल केयर मेडिसिन मतलब ये आईसीयू में पेशेंट जब आया था तब उनको हाथ पैर में कुछ नहीं चल रहा था, उनका पावर नहीं था। उसके बाद उनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, तो फिर हम लोग ने वेंटिलेटर में डाल दिया उनको। वेंटिलेटर में डालने के बाद जो वेंटिलेटर का जो डालने के बाद उनको ऐसा लंग्स में इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, और जो कैथेटर वगैरह डालते हैं उनका यूरिन का इन्फेक्शन वगैरह होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो फिर हम लोग एक प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दिया है उसमें, और जो भी इन्फेक्शन वगैरह होने के लिए चांसेस नहीं हुआ उनको। और जब भी पेशेंट कुछ मुँह नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो उनको पौष्टिक आहार देना पड़ता है। वो हम लोग ने उनको अच्छे से उनका न्यूट्रिशन वगैरह मेंटेन किया है। और उसके बाद जब हाथ पैर वगैरह मूवमेंट नहीं होता है तो बेड सोर वगैरह होने का भी चांसेस ज़्यादा रहता है इसमें। तो फिर ये प्रोलॉन्ग जैसा उनका कंडीशन 15 डेज से भी ज़्यादा है तो बेड सोर होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। उनको हम लोग ने इतना केयर किया है कि उनको अभी बेड सोर वगैरह भी कुछ नहीं है पेशेंट को। फिजियोथेरेपी डेली कंटिन्यूस करने के बाद उनका हाथ पैर में वगैरह मूवमेंट वगैरह है। अभी अपर लिम तो 5/5 पावर है उनका, और नेक्स्ट जो लोअर लिम का है वो धीरे धीरे से अप टू 2 मंथ्स तो 4 मंथ्स तो लगेगा उनको टाइम चलने के लिए, फुल पावर आने के लिए। तो फिर उनका जो न्यूट्रिशन है वो तो हम लोग कंटिन्यूसली उनको ओरली भी दे सकते हैं। अभी एक 1 वीक के बाद उनको ओरली भी अलाउ कर सकते हैं उनको। अभी ओवरऑल पेशेंट का जो प्रोग्रेशन है वो पॉजिटिव साइड में है उनका। जो ये सब डायग्नोसिस वगैरह डॉक्टर फारूक सर और डॉक्टर श्रीकांत सर जैसा बताया उनको, जो डायग्नोसिस और जो ट्रीटमेंट हुआ है उनका विदिन 24 आवर्स में स्टार्ट किया है, तो इनका प्रोग्रेशन थोड़ा सा फास्टर होता है। लेट हुआ डायग्नोसिस मतलब उनका जो पैथोजेनेसिस मतलब जो नेक्स्ट स्टेज में गए तो प्रोग्रेशन उतना ज़्यादा है, तो फिर ट्रीटमेंट का फेल्योर का चांसेस ज़्यादा रहता है इसमें। तो फिर ओवरऑल ये सक्सेस के लिए डॉक्टर फारूक सर और डॉक्टर श्रीकांत सर को मैं थैंक्स बोलने के लिए ये अपॉर्चुनिटी यूज़ करता हूँ। सर इसमें ट्रीटमेंट मतलब उनको फिजियोथेरेपी डेली करना पड़ता है और न्यूट्रिशन का केयर करना पड़ता है सर उनका। और जो उनका ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब है वो तो कल हम लोग निकालने वाले हैं, उनको डिस्चार्ज भी करेंगे उनको कल। और जो फिजियोथेरेपी वगैरह करने के बाद उनका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा उनका, और ये लाइफ टाइम में फिर से वापस आने का चांसेस रहता है सर इसमें। वो 2 to 3% में चांसेस है। नहीं सर, वो फॉलोअप करना पड़ेगा, फॉलोअप आते रहना है, देख के वो डिसाइड करेंगे सर। अब तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी है बेसिकली। वो अपने उनके पेरेंट्स को भी जो है ना बताते हैं हम लोग कि हाथ फिजियोथेरेपी माने कि हाथ मूवमेंट्स है, पैर मूवमेंट्स है, तो इसको फिजियोथेरेपी देना है। बेसिकली नेक्स्ट फॉलोअप हो गया। या जो आईसीयू में जो वेंटिलेटर पे जब पेशेंट रहता है तो जो एनेस्थेटिस्ट रहते हैं दे आर इंटेंसिविस्ट, सो दे ओनली हैंडल दी पेशेंट। और पेशेंट जो है ना 12 डेज तक पेशेंट वेंटिलेटर पे था, 12 डेज में वेंटिलेटर से बाहर आया तो एनेस्थीसिया पर्सन टू ओनली हैंडल दी पेशेंट हु इज ऑन दी वेंटिलेटर। यस सर उनका ब्रेन काम करता है सर, तो फिर उनको जो पेन होता है वो पता चलता है उनको, लेकिन वो हाथ पैर वगैरह हिला नहीं पा रहा है और बात भी नहीं करना पा रहा है। लेकिन उनका जो पेन वगैरह है वो पेन किलर देना पड़ता है उनको। और जो भी उनको सांस लेने में दिक्कत ज़्यादा हो रहा है, जब कोई भी पर्सन्स को मुंह में ट्यूब है तो उनको दिक्कत होता है सर उसमें, तो उसके लिए थोड़ा सा उनको सेडेशन का ज़रूरत पड़ता है, जैसा नींद का दवाई थोड़ा सा देना पड़ता है उनको। वो वेंटिलेटर भी है तो उनका वेट के हिसाब से हम लोग जो सांस लेते हैं वो सब हम लोग कैलकुलेट करके प्रोटोकॉल के हिसाब से वो मैनेज करना पड़ेगा सर। सब लोग बीमारियों को लेट लेकर मेडिकल से डायरेक्ट मेडिसिन लेते हैं, तो इस तरह की बीमारियां अगर सही डायग्नोज नहीं हुई तो उनका इलाज होना मुश्किल है। हाँ, तो पब्लिक से क्या कहना चाहिए? पैरालिसिस कोई मतलब यही बोलना चाहते हैं कि लाइक अभी जैसे कि खांसी हो गया, बुखार हो गया, इसका एक रीज़न हो सकता है कि पेशेंट को जब खांसी था तो नेक्स्ट उसको गुलेन-बैरे सिंड्रोम हो सकता है। अगर लूज मोशन था तो उसको नेक्स्ट जो है ना ही कैन लैंड अप इन गुलेन-बैरे सिंड्रोम। एनी फैक्टर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो वही यू शुड नॉट गो डायरेक्टेड टू द मेडिकल, यू शुड गो टू ए डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उससे जो है ना कंट्रोल में आके नेक्स्ट फ्यूचर में जो भी डिजीज वगैरह आएंगे तो वो उसको रोक सकते हैं। जैसा गाड़ी ख़राब हुई तो जैसे गैरेज में जाते हैं तो वैसे ही जो है ना इंसान को जब तकलीफ होती है तो जो है ना प्रॉपर जो है ना उसकी जगह डॉक्टर के पास आके दिखाना है, ना कि कोई मेडिकल है ना ही कोई नॉन मेडिकल प्रोफेशनल के पास नहीं जाना चाहिए। कितने डॉक्टर की टोटल टीम रही
इसमें 5 लोग हैं जी। ऑपरेशन का ड्यूरेशन कितना है? ऑपरेशन तो ये हाफ एन आवर का रहता है। इट इज़ नॉट ट्रीटमेंट एक्चुअली। तो एक वेंटिलेटर से बाहर लाने का एक तरीका रहता है ट्रेकोस्टोमी, जो लॉन्ग वेंटिलेटर पे रहता है। तो ऐसा ट्रेकोस्टोमी सर्जरी इज़ नॉट फॉर द गुइलेन-बारे सिंड्रोम, इट इज़ जस्ट फॉर द वीन ऑफ करने के लिए, वेंटिलेटर से बाहर लाने के लिए तरीका होता है। यहाँ पे होल बनाते हैं, छोटा सा होल बना के ट्रेकोस्टोमी। यही पेशेंट के लिए, कौन से भी पेशेंट जो लॉन्ग वेंटिलेटर पे रहते हैं प्रॉब्लम, उनको ट्रेकोस्टोमी किया जाता है। 70% पेशेंट्स में क्लिनिकल डायग्नोसिस से ही जो है पता चलता है। उसके बाद एक CSF एनालिसिस होता है, फिर एक नर्व कंडक्शन स्टडी होता है, उसके बाद जाकर पता चलता है कि हाँ ये गुइलेन-बारे डिजीज़ है। क्योंकि ये ज़्यादातर कॉमन नहीं है तो जो है ना इसका डायग्नोसिस भी इतना ईजीली नहीं होता है। एंड इसमें बेसिकली गुइलेन-बारे सिंड्रोम में पैरालिसिस हो जाता है, दोनों पैर दोनों हाथ वर्क नहीं करते हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स भी जो है ना पैरालाइज होकर जो है ना पेशेंट वेंटिलेटर पर जाता है। तो जब पैरालिसिस होता है तो लोगों को लगता है कि क्या बच्चा गिरा था, क्या कोई मारे थे। एंड पीडियाट्रिक में यूजुअली ये रेयर है। ये 14 ईयर्स का बच्चा है, गब्बूर गांव का। तो दिस वाज ए वेरी चैलेंजिंग केस फॉर अवर हॉस्पिटल। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मनूर हॉस्पिटल के पूरे टीम ने जो है ना बहुत ही खूबी से इसको हैंडल किया है, डायग्नोसिस अर्ली किया है विदिन 24 आवर्स। एंड जो है ना पेशेंट वेंटिलेटर से भी बाहर आके जो है ना आज हाथ के मूवमेंट्स भी कर रहा है, जो एडमिशन के टाइम पर ना मूवमेंट्स पैर के थे ना हाथ के थे। एंड इमीडिएटली वेंटिलेटर पे भी गया था पेशेंट। ऑलरेडी एक दूसरे हॉस्पिटल में 3-4 दिन एडमिट होके आया था जहाँ के डायग्नोसिस नहीं हुआ था। यहाँ पे आने के बाद में डायग्नोसिस विदिन 24 आवर्स हुआ है एंड उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट हुआ है। एंड सक्सेसफुली आज पेशेंट जो है ना इस डिसीज़ से बाहर है बोल के हम बोल सकते हैं। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆ ಒಂದು ತುಂಬ ರೇರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆದಂಥ ಗುಯಿಲೆನ್-ಬಾರೆ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ। ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 20 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ರಿಂದ 2 ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆ। ಹೇಗೆ ವಯಸ್ಸಾದಂಗೆ ಆವಾಗ 8 ರಿಂದ 10 ಜನರಲ್ಲಿ ಯೂಸಲಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ। ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ಹೆಸರು ಸಮರ್ಥ್ ಅಂತ, ಇವನು ಗೊಬ್ಬೂರಿನಿಂದ ಬಂದವನು। ಇವನಿಗೆ ಮೊದಲು ದಿನ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅವರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು। ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಕಾಲು ಏನು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೈಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತಿನ್ 8 to 10 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ। ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾಲು ಆಮೇಲೆ ಕೈಗಳು ಆಮೇಲೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೋವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದಾಗ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಂಬಾರ್ ಪಂಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ CSF ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನರ್ವ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಖಚಿತ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವಿತಿನ್ 24 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು 2 ದಾರಿ, ಒಂದು IVIG ಅಂತ ಅದನ್ನು ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಫೆರೆಸಿಸ್ ಅಂತ। ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಅವನ ತೂಕಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು 3 ರಿಂದ 5 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ। ಕ್ರಮೇಣ ತುಂಬ ದಿವಸದವರೆಗೆ ಅವನು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಇದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಬಾಯಿಂದ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ತೆಗೆದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹತ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೆಕೋಸ್ಟಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಕ್ರಮೇಣ ಅವನು ಸತತವಾಗಿ 15 ದಿನವರೆಗೆ ಅವನು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದಾನೆ। 15 ದಿನ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರಿಂದ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ನಾವು ICUನಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ತುಂಬ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಯೂಶಲಾಗಿ ಹೈಯರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಸೊಲಪುರ ಅಂತ ನಾನಾ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರ ತಂಡದಿಂದ ವಿತಿನ್ 24 ಅವರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಆ ಪೇಷಂಟ್ 14 ವರ್ಷ ಯುವಕ ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ವಿ। ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತಿನ್
ಈ ಥರ ಕಾಯಿಲೆನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ 3 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 5 ರಿಂದ 10% ಜನ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು 2 to 3 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ, ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ನಡೆದಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡೋಂಥ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಫಾರಕ್ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ICU ಟೀಮ್ಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂಭಾವನೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರೋ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ಈ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು 5 ರಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಅಥವಾ 10 ದಿವಸ ಹಿಂದುಗಡೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಬೇದಿ ಹತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅಥವಾ ಯೂರಿನರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಅವನನ್ನು ಆ ಕಾಯಿಲೆದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನರಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಪಾರ್ಷಲ್ ಲಕ್ವ ಅಲ್ಲ. ಲಕ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ನರಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈಕಾಲು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥ ನರಗಳಿರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಕಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಳಗಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲಿರೋದಾಗಲಿ ಯಾವ ಥರ ಪಾರ್ಸಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ನಾವು ಹೇಳೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನರಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಸಲುವಾಗಿ ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಳಗಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ರೇರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಾಸರಿ 12 ತಿಂಗಳ ತಗೊಂಡ್ರೆ 20 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 2 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆ ನಾವು ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಕಡೆ ಇದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗುರುತು ಮಾಡೋಕ್ಕೇ ತುಂಬ ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು. ಬಟ್ ಅದು ರೇರ್. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ವಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, 40 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ 5 ರಿಂದ 6 ಜನರಿಗೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 6 ಜನ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ 5 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ 4 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರೋದು 40-50 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ 20 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ವಯಸ್ಸಿರುವಂಥ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಲ. ಮತ್ತು ವಿತಿನ್ 24 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ವಿ. ನಾವು ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है थीम प्रोडक्शन, क्रिएटिव इवेंट मैनेजमेंट, टेंट हाउस इवेंट्स डेकोरेशंस, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद. कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9986544971.